नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच पर असर डाला है। हाँ, नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल, सकारात्मक सोच की शक्ति। ये किताब 1952 में आई और आते ही बेस्टसेलर बन गई। हाँ, वो दौर भी ऐसा था, युद्ध के बाद का। लोग शायद एक नई उम्मीद, एक दिशा ढूंढ रहे थे। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पील के मुख्य विचार क्या हैं, वो क्या तरीके बताते हैं, और हाँ, उसका असर क्या रहा और किन बातों पर सवाल भी उठे। बिल्कुल, क्या वाकई सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर हम अपनी हकीकत बदल सकते हैं? चलिए इसी सवाल के आसपास आज की चर्चा को रखते हैं। जरूर। तो अगर किताब के मूल विचार की बात करें तो वो तो लगता है काफी सीधा है कि भाई आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। हाँ, उनका मूल तर्क यही था कि अगर आप लगातार एक पॉजिटिव नजरिया रखें और विश्वास रखें, अक्सर वो एक उच्च शक्ति में विश्वास की बात करते हैं, तो आप बाधाओं को पार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पा सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हार मान लेना ज्यादातर हमारी अपनी सोच का ही नतीजा होता है। बिल्कुल, सेल्फ इम्पोज्ड डिफीट जिसे वो कहते थे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे करें कैसे? क्या पील ने कुछ ठोस तरीके भी बताए? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या सिर्फ सोचो काफी है? नहीं, पील सिर्फ सोचने पे नहीं रुकते। वो कुछ खास तकनीकें भी सुझाते हैं। जैसे सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात वो कहते हैं, आत्मविश्वास की, बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छा, खुद पर यकीन। हाँ, इसे वो सफलता की बुनियाद मानती थी। इसके लिए वो कहते हैं कि अपनी कामयाबी की कल्पना करो, विजुअलाइज करना जिसे आजकल कहते हैं। हाँ, और मन में जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे फौरन एक पॉजिटिव ख्याल से बदलो और अपनी काबिलियत के बारे में अच्छी बातें दोहराओ। अफर्मेशंस। जी, अफर्मेशंस, ये पहली तकनीक हुई। ओके, और इसके अलावा? मन को शांत रखने पर भी जोर था शायद। रोजाना मन को चिंता और नेगेटिविटी से खाली करो, डिटॉक्स करना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, और उसे सुकून देने वाले विचारों से भरो। और हाँ, माफ करना, फॉरगिवनेस। माफ करना क्यों जरूरी है इसमें? क्योंकि पील्स मानते थे कि दूसरों के प्रति गुस्सा या शिकायत पाल कर रखना एक मानसिक बोझ है जो आपकी शांति और ऊर्जा छीन लेता है। तो माफ करना खुद के लिए जरूरी है। दिलचस्प है। और ये थकान वाली बात भी काफी अलग थी उनकी, कि थकान शारीरिक कम मानसिक ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। उनका तीसरा सिद्धांत कांस्टेंट एनर्जी यानी लगातार ऊर्जा। वो मानते थे कि थकान अक्सर हमारे दिमाग और भावनाओं से जुड़ी होती है। अच्छा। हाँ, उनके अनुसार उत्साह, पॉजिटिव सोच और किसी मकसद के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। और नेगेटिव भावनाएं जैसे चिंता, डर, गुस्सा, ये सब आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। यूं जमाने के हिसाब से देखें तो काफी नई सोच थी। सही बात है। और इसी से जुड़ा शायद प्रार्थना वाला पहलू भी था, प्रेयर पावर। जी हाँ, प्रार्थना को वो शक्ति, मार्गदर्शन और हीलिंग का एक बहुत शक्तिशाली जरिया मानते थे। लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, अच्छा, वो सरल सीधी प्रार्थना पर जोर देते थे, विश्वास के साथ। पर साथ ही कर्म यानी एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी मानते थे, प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों। और खुशी, क्या वो भी हमारे हाथ में है पील के अनुसार? उनके हिसाब से तो बिल्कुल। वो कहते थे क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, अपनी खुशी खुद बनाओ। मतलब खुशी हालातों पर निर्भर नहीं करती? नहीं, वो एक चुनाव है। आप चुनते हैं कि पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है, शिकायत नहीं करनी है, जिंदगी में एक जोश रखना है। ये तरीके हैं खुशी चुनने के। और चिंता, झुंझलाहट, इनसे कैसे निपटे? उनका एक और सिद्धांत था, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। चिंता और झुंझलाहट छोड़ो, क्योंकि ये विनाशकारी हैं। तो करे क्या? वो कहते थे ध्यान भटकाओ, गहरी सांस लो, प्रॉब्लम को सुलझाने का नजरिया अपनाओ। प्रैक्टिकल तरीके थे। एक और बड़ी बात थी उनकी, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, यानी सबसे अच्छे की उम्मीद करो और उसे पाओ। क्या ये बस सोचने से हो जाता है? देखिए, पील का मानना था कि पॉजिटिव उम्मीदें अगर उनके साथ पूरी मेहनत और लगन हो तो वो सफलता को आकर्षित करती हैं। मतलब सिर्फ उम्मीद नहीं, कर्म भी। हाँ, बिल्कुल। वो हार मानने में तो बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। आई डोंट बिलीव इन डिफीट। वो दृढ़ता, मतलब लगे रहने पर बहुत जोर देते थे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि किताब का असर बहुत जबरदस्त रहा। ओह, बहुत ज्यादा। इसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी और एक तरह से जो सेल्फ हेल्थ इंडस्ट्री आज हम देखते हैं, नींव रखी। हाँ, काफी हद तक। बाद की कई किताबें, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे विचार कहीं ना कहीं पील से प्रभावित दिखते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसकी आलोचनाएं भी तो हुई।
क्या सब कुछ इतना आसान है जितना पील बताते हैं? हाँ, और ये आलोचनाएं भी काफी गंभीर रहीं। सबसे बड़ा आरोप तो यही लगा कि ये जीवन की जो जटिल समस्याएं हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हों या सामाजिक आर्थिक, उनका अति सरलीकरण करती है, ओवर सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल, कि बस सोच बदलो और सब ठीक हो जाएगा। ये हमेशा काफी नहीं होता। दूसरी बड़ी आलोचना थी कि इसमें वैज्ञानिक सबूतों की कमी है। अच्छा, मतलब ये किस्सों पर आधारित है ज्यादातर? हाँ, व्यक्तिगत अनुभव, किस्से, कहानियां, जिन्हें वेरीफाई करना, जांचना मुश्किल है। रिगरस साइंटिफिक एविडेंस की कमी बताई गई। और एक बात जो मुझे थोड़ी चिंताजनक लगी, वो ये कि क्या ये कहीं ना कहीं पीड़ित को ही दोषी ठहराने जैसा नहीं है? ब्लेम द विक्टिम। हाँ, ये एक बहुत गंभीर आलोचना है। मतलब अगर आप कामयाब नहीं हैं या मुश्किल में हैं, तो शायद आपकी सोच ही नेगेटिव है। ये बाहरी फैक्टर्स जैसे गरीबी, भेदभाव, इनको नजरअंदाज कर सकता है। सही कहा। और कुछ धार्मिक आपत्तियां भी थीं। और आजकल के दौर में इसे कभी-कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी से भी जोड़ा जाता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, वो क्या है? मतलब हर हाल में, हर समय पॉजिटिव रहने का दबाव, चाहे आप अंदर से कैसा भी महसूस कर रहे हो। ये आपकी असल नेगेटिव भावनाओं को दबा सकता है, उन्हें समझने और उनसे डील करने से रोक सकता है। ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर हम समेटें तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक तरफ तो सकारात्मक सोच, विश्वास की ताकत पर जोर देती है, जिसने कई लोगों को रास्ता दिखाया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पर दूसरी तरफ इसकी सीमाएं हैं, आलोचनाएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। बिल्कुल। और शायद यहाँ एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि इन सारी आलोचनाओं के बावजूद ये सवाल तो फिर भी रहता है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, वो हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी हकीकत को आखिर कितना और कैसे प्रभावित करती हैं। ये एक गहरा सवाल है। और इससे जुड़ा एक और सवाल कि जीवन की जो असल मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए कोई इंसान उम्मीद और यथार्थवाद, मतलब आशा और सच्चाई के बीच एक हेल्दी बैलेंस कैसे बना सकता है।